Hey guys, welcome on this YouTube channel. I'm Usha Yadav and today we are going to start our new lesson that is regarding gene cloning. And gene cloning के regarding हम लोग series by series इसको discuss करते हुए चलेंगे. Gene cloning के different methods, how you can perform them, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उनके ड्रॉबैक्स हैं. वन बाय वन हम लोग मॉडर्न और जो क्लासिकल मेथड उन सभी को सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे. सो पर्टिकुलरली आज का जो लेसन है ये बेसिक के रिगार्डिंग है कि जीन क्लोनिंग का बेस क्या है, क्लासिकल जीन क्लोनिंग कैसे परफॉर्म की जाती है एंड हाउ इट ओरिजिनेटेड, कैसे ये डिस्कवर हुई, वो सारी बातें हम लोग इस लेसन में कवर करेंगे. ठीक है. So yes, here I am Usha Yadav and let's start our today class. So first of all, a question come in our mind is why gene cloning and why DNA analysis are important. ठीक है. जीन क्लोनिंग क्या होती है, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है जीन का क्लोन करना. आपने क्लोन वर्ड सुना होगा. क्लोन का सिंपली मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट कॉपी. ठीक है. जीन क्लोनिंग का मतलब है हम जीन या वो डीएनए सेगमेंट जो प्रोटीन के लिए कोड करता है उसका एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं, है ना. अब ये कॉपी क्यों बनाना है, हमें क्लोनिंग करना क्यों है, सबसे पहले वो समझना पड़ेगा. ठीक है. क्लोनिंग का जब भी दिमाग में आता है तो एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है जो सबसे पहला परफॉर्म किया गया था क्लोनिंग, दैट इज डॉली द शिप के ऊपर. आप सभी इससे फैमिलियर हैं कि सबसे पहले क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया था वो एक शिप के ऊपर था जिसमें एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन की गई थी, डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म की, जिसमें हमने क्या किया, बेसिकली हमारे पास एक डोनर शिप थी. उस डोनर शिप की मेमोरी ग्लैंड में से कुछ सेल को सेपरेट आउट करके उनको कल्चर मीडिया पर हमने ग्रो किया. ठीक है. आफ्टर दैट कुछ स्पेसिफिक सेल की स्टेज पर हमने उनको अरेस्ट कर दिया एंड देन हमारे पास एक और सेल हमने ली किसी अनदर शिप से जिसको ई न्यूक्लिएटेड किया हमने. ई न्यूक्लिएट यानी कि उसके न्यूक्लियस को माइक्रोपिपेट की हेल्प से हमने सेपरेट आउट कर दिया. आफ्टर दैट उन दोनों सेल का, एक सेल वो जो ई न्यूक्लिएटेड एग सेल है, दूसरी सेल वो जिसको हमने स्पेसिफिक ग्रोथ साइकिल की स्टेज पर अरेस्ट किया हुआ है, उन दोनों को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस उनका फर्टिलाइजेशन कराया गया. यू कैन सी इन दिस इमेज ग्रीन कलर में हमारे पास जो सेल है दैट इज ई न्यूक्लिएटेड सेल और जो ब्लू कलर में आपको सेल दिख रहा है दैट इज न्यूक्लिएटेड एट सम स्पेसिफिक सेल स्टेज या ग्रोथ साइकिल की स्टेज पर है. ठीक है. फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे एक नॉर्मल सेल आपका फॉर्म करता है, डिवाइड होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, तो वैसे ही इसमें भी नॉर्मली जायगोट का फॉर्मेशन हुआ. जायगोट के बाद हमारे पास 4 सेल 8 सेल बनी एंड देन ब्लास्टुला बना, राइट. और फिर हमारा एम्ब्रॉय हमने इस लेवल तक यानी कि ब्लास्टुलेशन के लेवल तक हमने उस एम्ब्रॉय को एम्बेडेड कर दिया एक सैरोगेट मदर में. उस सैरोगेट मदर में एम्बेडेड करने के बाद जो बेबी हमें मिला, द बेबी शिप, दैट इज नोन एज डॉली. ऑफ कोर्स ये हमारा पहला क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट था तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे. डॉली जो शिप थी वो अडल्ट स्टेज तक सरवाइव भी नहीं कर पाई, लेकिन यस इट इज द सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कि क्लोनिंग परफॉर्म किया जा सकता है, डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया जा सकता है. और इसी क्लोनिंग मेथोडोलॉजी का आज के टाइम पे आप एक एडवर्टाइज पे देखते हो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया जा रहा है ना. बहुत सारे मेथड्स आ गए अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एंड वन मेथड जो कि अर्लीस्ट टाइम पे आया था दैट इज जीन क्लोनिंग और द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है. सो अब हम बात करते हैं जीन क्लोनिंग कैसे होता है. यहाँ पर तो हमने स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनिज्म का क्लोन बनाया था, लेकिन अब हम लोग हमारे डिजायरेबल जीन को क्लोन करने वाले. नाउ इस स्लाइड में जो आपने पहली बात देखी है दैट इज व्हाई जीन क्लोनिंग, उसका आंसर हम देते हैं. जीन क्लोनिंग क्यों जरूरी है. देखिए ह्यूमन है, मान लीजिए हम ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं. अब ह्यूमन की बॉडी में ऑल यू नो दैट इतने सारे आपके प्रोटीन्स बन रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट 30,000 जीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो किसी ना किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं, है ना. हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन इंसुलिन के हार्मोन का. ठीक है. ह्यूमन इंसुलिन एंड ह्यूमन इंसुलिन हमारा एक हार्मोन है.
इस हार्मोन के बारे में आपको पता है, ये ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन करता है और इसी इंसुलिन की डेफिशिएंसी से एक डिजीज कॉज होता है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज, राइट। डायबिटीज हमारा एक ऐसा डिजीज है जिसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, हमारे दो टाइप के डायबिटीज होते हैं, इंसिपिडस एंड मेलाइटस, वन ऑफ देम जिसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो मान लीजिए डायबिटिक कोई पर्सन है, उसके बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी आ गई। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें इतना इंसुलिन चाहिए कि हम उस पर्सन को सप्लाई कर सकें और वो सरवाइव कर सके, है ना। सो इस केस में हमें इंसुलिन चाहिए और इंसुलिन का अगर हमें फॉर्मेशन करना है तो यस, उसका रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं से तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो इन दैट केस जीन क्लोनिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये कैसे काम आता है कि हम लोग किसी हेल्दी ह्यूमन की सेल से उस पर्टिकुलर जीन सेगमेंट को सेपरेट आउट करते हैं जो इंसुलिन के लिए कोड करता है एंड देन हम उसको क्लोन करते हैं, उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं सो दैट वी कैन इंजेक्ट दैट इंसुलिन इनटू द हेल्दी अनहेल्दी पर्सन, राइट। तो वो किस तरीके से आपका इजिली सर्वाइव कर पाएगा, है ना। सो दिस इज द मेन पर्पस कि कुछ इस पर्पस के लिए आपका जीन क्लोनिंग स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सो दैट कि भाई हम लोग इस चीज को कवर कर सके कि यस बहुत सारे डिजीज इस मेथड से क्योर हो सके। इस चीज का दूसरा भी हम लोग एप्लीकेशन ले सकते हैं। जीन क्लोनिंग का दूसरा एप्लीकेशन ये भी है कि जीन क्लोनिंग में हमारे पास मान लीजिए कोई अननोन जीन है, मुझे उस अननोन जीन के बारे में कुछ जानना है, मैं इंटरेस्टेड हूं उस अननोन जीन में, तो इन दैट केस जीन क्लोनिंग की हेल्प से मैं उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाऊंगी, मैं उसका डीएनए सीक्वेंसिंग करूंगी, मैं जितनी इंफॉर्मेशन उसमें से कोड कर सकती हूँ, डिकोड कर सकती हूँ, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं उसमें से डिकोड करूंगी, राइट। क्योंकि जैसे हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो भी जीन क्लोनिंग की एप्लीकेशन के ऊपर ही बेस्ड है। उसी जीन क्लोनिंग के एप्लीकेशन को, डीएनए सीक्वेंसिंग को यूज करके हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को सॉल्व किया है, राइट, जिससे हमें मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन मिली है ह्यूमन जीन्स के बारे में और जो हमें हेल्पफुल हुई है इवन थेरापेटिक डिजीज को क्योर करने में, जेनेटिक डिजीज को क्योर करने में, कैंसर लाइक डिजीज को क्योर करने में। दैट्स वाई जीन क्लोनिंग जरूरी है। सो आई होप इस चीज का मतलब तो आपको पता चल गया व्हाई जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस आर इम्पोर्टेंट। ना हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए कि जीन क्लोनिंग किस तरीके से परफॉर्म करी जाती है, एक जनरल वे, ठीक है। सो जीन क्लोनिंग एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यस, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग परफेक्ट डुप्लीकेशन करते हैं किसी जीन का। जीन बेसिकली क्या है, डीएनए सेगमेंट ही होता है जिसको हम लोग सिस्ट्रॉन भी कहते हैं। ये एक फंक्शन या स्ट्रक्चर प्रोटीन के लिए कोड करता है, या कहीं जीन वो डीएनए सेगमेंट है जो आगे जाके हमारे फंक्शनल और स्ट्रक्चर प्रोटीन की फॉर्मेशन करने वाला है ना। सो यस, उसी जीन और डीएनए सेगमेंट को जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक यूज करके जब हम उसका एग्जैक्ट डुप्लीकेशन कर दे तो हम उससे जीन क्लोनिंग कहेंगे। जीन क्लोनिंग को डीएनए क्लोनिंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि भैया हम जो इसमें सेगमेंट यूज कर रहे हैं, एक सेकेंड गाइस, यस, इसमें हम जो सेगमेंट यूज कर रहे हैं दैट इज डीएनए, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डीएनए क्लोनिंग। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग कहा जाता है क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पर ही क्लोनिंग हो रही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप जीन क्लोनिंग परफॉर्म करते हो तो आप एक रिकॉम्बिनेंट बताते हो। रिकॉम्बिनेंट किसका? एक वेक्टर प्लस में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों को मिलके बनता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन के वजह से ही हमने इस टेक्नोलॉजी को नाम दे दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो यस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहें, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग कहें या डीएनए क्लोनिंग कहें, ये सभी आपके जीन क्लोनिंग के नेम है, राइट। सो जीन क्लोनिंग बेसिकली
जीन क्लोनिंग की जब भी बात आती है तो इसमें दो चीजें आती हैं आपकी, एक होता है क्लासिकल जीन क्लोनिंग और दूसरा हमारा होता है जो मॉडर्न जीन क्लोनिंग है, ठीक है। तो क्लासिकल और मॉडर्न है ऑफ कोर्स, उसी हिसाब से हमारा टेक्नोलॉजी भी डिफर करेगा। बट जब जीन क्लोनिंग की बात आती है, जीन क्लोनिंग कैन बी सेल बेस्ड एंड कैन बी सेल फ्री। अब ये सेल बेस्ड और सेल फ्री क्या चीज है, ये देखिए। जीन क्लोनिंग में ये सेल बेस्ड हो सकती है। सेल बेस्ड का मतलब आप इसमें किसी पर्टिकुलर होस्ट सेल को यूज करने वाले हो। ये सेल इंडिपेंडेंट हो सकती है, यानी कि सेल फ्री जीन क्लोनिंग हो सकती है। Now the question is कि why the host organism and why not the host organism? मतलब जब आप सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग की बात करते हैं तो इसमें हमें अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर प्लस हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट से मिलके बना है, हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर, है ना। क्योंकि इसमें हमारा जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल है एंड मैक्सिमम केस में वो होस्ट हमारा होता है बैक्टीरिया, राइट। ये होस्ट हमारा होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरियम सेल हमारे पास होती है, ठीक है। लेकिन सेल फ्री जीन क्लोनिंग में हमारे पास कोई होस्ट नहीं होता। इसमें हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जस्ट लाइक पीसीआर और द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन which is discovered by Kary Mullis in 1985, जो एक बहुत बड़ी इवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में। क्योंकि पीसीआर आज एक ऐसी टेक्निक है जिसको बहुत कम टाइम में जो आपको जीन क्लोनिंग के बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। बट इसके भी ऑफ कोर्स कुछ ड्रॉबैक है कि पीसीआर हमेशा जो नॉन जीन सेगमेंट है उसी को ही क्लोन कर सकता है। बट जीन क्लोनिंग से हम लोग नॉन और अननोन दोनों तरीके के सेगमेंट को क्लोन कर सकते हैं, बट इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट। सो अगर हमें एक अननोन जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, उसकी अगर इंफॉर्मेशन हमें डिकोड करनी है, उसके बारे में जानना है, उसका एक्सप्रेशन देखना है, उसकी क्लोनिंग करनी है, देन वी विल गो फॉर द क्लासिकल वन, द जीन क्लोनिंग, जो कि क्लासिकल मेथड है। और अगर हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा नोन ही है, हमें सिर्फ उसका थेरापेटिक इफेक्ट देखना है कि कहीं वो डिजीज तो क्योर नहीं कर रहा है, कहीं वो कोई और चीज कॉज नहीं कर रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, देन ऑफ कोर्स वी विल गो फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें हम पीसीआर परफॉर्म कर सकते हैं, जो बहुत कम टाइम में हमें इफेक्टिव रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो यस, क्लोनिंग मेथड हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेस्ड क्लोनिंग करते हैं, जिसमें हम स्पेसिफिक टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप सभी अवेयर हैं कि भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो स्पेसिफिक पोजीशन पर हमारे डीएनए सेगमेंट को क्लीव करते हैं, कट करते हैं, है ना। पीसीआर क्लोनिंग ये भी हम लोग सेपरेट लेसन में डिस्कस करेंगे, हाउ पीसीआर क्लोनिंग इज परफॉर्म एंड हाउ इट इज यूजफुल। Ligation independent cloning is one of the cloning method, seamless cloning is another one, and then recombinational cloning, ठीक है। अब हम एक बेसिक मैकेनिज्म देखते हैं कि जीन क्लोनिंग को बेसिक मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे कि कैसे परफॉर्म की जाती है, ठीक है। सो जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि सबसे पहले हमें अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करनी है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर हमें बनाना है तो हमने लास्ट स्लाइड में कहा था हमें एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी और वेक्टर के साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अब आप ये सोचिए, मान लीजिए मैं ह्यूमन इंसुलिन के हार्मोन की ही क्लोनिंग करना चाहती हूँ, तो मेरे पास एक ह्यूमन का सेल है जो मैंने बॉडी से सेपरेट आउट कर लिया, ठीक है। दूसरी तरफ मेरे पास मुझे वेक्टर सिलेक्ट करना है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। पहला काम तो ये होगा कि मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट आउट करूं, देन उसके बाद में एक सुटेबल वेक्टर उसके लिए डिसाइड करूं, है ना। तो जब भी वेक्टर की बात आती है क्लासिकल जीन क्लोनिंग के अंदर, हमारे पास दो वेक्टर आते हैं। एक सेकेंड गाइस, यस। सो हमारे पास जब भी क्लासिकल जीन क्लोनिंग की बात आती है तो हमारे पास दो वेक्टर होते हैं, वन इज प्लाज्मिड, अनदर वन इज बैक्टीरियोफाज, ठीक है।
हम लोग जो बेसिक मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ वो प्लाज्मिड को लेके चलेंगे। दीज आर वेरी गुड वेक्टर एक्चुअली, बिकॉज एक वेक्टर होने के लिए आपके डीएनए सेगमेंट के पास कुछ फीचर्स होने चाहिए और प्लाज्मिड के पास वो स्टैंडर्ड फीचर्स अवेलेबल होते हैं। प्लाज्मिड के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक लेसन अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप मेक श्योर आप उस लेसन को भी देख ले, सो दैट आपको जीन क्लोनिंग का ओवरऑल मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। सो यस, हमने अपना वेक्टर चूज कर लिया। मान लीजिए मैंने प्लाज्मिड विच इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट ऑफ बैक्टीरिया, ये हमने सिलेक्ट कर लिया एज अ वेक्टर, राइट, एज अ व्हीकल, एज अ कैरियर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें सबसे पहले इनको सेपरेट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को सेपरेट आउट करने के बाद ही मैं इनका फ्यूजन करा पाऊंगी एंड देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होगा, है ना। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास मान लीजिए मैंने बैक्टीरियल सेल में से प्लाज्मिड को सेपरेट आउट कर लिया, और ये सेपरेट आउट करने के बाद हमने सेपरेट आउट किया, और सेपरेट आउट करने के बाद हमारे पास कुछ टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर इनको रखा हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग प्लाज्मिड को सेपरेट कर लेते हैं, उसका एक प्रोसीजर है, ऑफ कोर्स वो फॉलो किया जाता है। देन बैक्टीरियल सेल से हम प्लाज्मिड को सेपरेट कर लेते हैं, है ना। देन हमारे पास जो ह्यूमन की डोनर जो सेल है, हमारी डोनर सेल में से हम लोग अपने पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट आउट करेंगे, उसका भी ऑफ कोर्स एक प्रोसीजर है। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब है, उनमें से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास मेरा डिजायरेबल जीन यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास प्लाज्मिड है। सो द टेस्ट ट्यूब विच इज कैरिंग प्लाज्मिड and the another one carry the gene of interest. Now we have to recombine it, right? So recombination होगा इन दोनों का। उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं इस टेस्ट ट्यूब, मान लीजिए मेरी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, ये सेकेंड टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब का जो भी मटेरियल है वो मैं सेकेंड टेस्ट ट्यूब में इंट्रोड्यूस करा दूंगी। एंड देन यहाँ पर उससे पहले मुझे क्या करना है, देखिए ऑब्वियसली बात है, हमारा प्लाज्मिड ऐसे ही तो डीएनए सेगमेंट को इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा, उसको अपने अंदर लाइगेस नहीं कराएगा, लाइगेशन नहीं होगा उसका। तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले जब ये दोनों अलग अलग सेपरेट टेस्ट ट्यूब में होते हैं तो हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को स्पेसिफिक साइट पर क्लीव करेंगे, देन स्टिकी या ब्लंट एंड का फॉर्मेशन होगा, राइट। और उसके बाद ही हम लोग इनका लाइगेशन कराते हैं एंड देन हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम लोग प्लाज्मिड को क्लीव कराने वाले हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमें फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में भी ऐड करना पड़ेगा, ताकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उन्हीं स्पेसिफिक साइट पर क्लीव हो, ताकि लाइगेशन के टाइम पे उनका इजीली लाइगेशन हो सके जब हम डीएनए लाइगेज उसमें ऐड करें तो, ठीक है। तो यस, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले प्लाज्मिड को सेपरेट करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट करना है, देन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इनका ट्रीटमेंट करना है, जो ब्लंट एंड या फिर स्टिकी एंड का फॉर्मेशन करेगा, डिपेंडिंग आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा यूज कर रहे हो। आफ्टर दैट हम इन दोनों के मिक्सचर को मिक्सअप कर देते हैं और फिर डीएनए लाइगेज को ऐड किया जाता है, जो इनकी फर्दर लाइगेशन कराता है, ठीक है। सो यस, हमारा जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले हमारा वेक्टर प्लस में फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, मान लीजिए मैंने सेपरेट आउट कर लिया, अब इनका मैंने लाइगेशन करा दिया और मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। कैसे बना, पहले हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीटमेंट कराया, आफ्टर दैट हमने दोनों मिक्सचर को कंबाइन किया, डीएनए लाइगेज को ऐड किया, लाइगेशन हुई और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन हो गई, राइट। हम मान रहे हैं कि सक्सेसफुल डीएनए लाइगेशन यहाँ पे हो गया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कराना है होस्ट की बॉडी में, और इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आपने पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है उसमें 3 मेन प्रोसेस हमें देखने को मिलती है जब बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर होने की बात आती है। कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन
ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन इज वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है कि बैक्टीरियल सेल के पास ये एबिलिटी है कि उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अगर कोई डीएनए सेगमेंट अवेलेबल होता है तो वो नेचुरली उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है ना। तो यस, बैक्टीरिया सेल इसको सिंपली ट्रांसफॉर्म करा लेगा अपने अंदर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल तो हमारे पास एबिलिटी होती है कि वो ट्रांसफॉर्म करा लेती है, बाकी उसको आर्टिफिशियली भी ट्रांसफर किया जाता है, उसमें कैल्शियम आयन यूज किए जाते हैं और अलग हमारे पास एजेंट्स होते हैं। समटाइम इलेक्ट्रिक पल्सेस की वजह से भी इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बैक्टीरिया जो कि हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ट्रांसफर करा दिया, ठीक है। जैसे ही होस्ट के अंदर हमारा ट्रांसपोर्ट होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल यानी कि हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, देन क्या होगा, जब भी होस्ट अपना मशीनरी को यूज करके रेप्लिकेट करेगा, डिवाइड करेगा, उतनी ही बार हमारा जो प्लाज्मिड है वो अपनी कॉपीज बनाता चला जाएगा। जितनी बार भी डिवीजन होगा होस्ट सेल का उतनी ही सारी हमें क्लोनिंग मिलेगी। उस क्लोन किए हुए पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट, अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उसी के अंदर इंट्रोड्यूस है ना, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उतनी ही बार उसका क्लोनिंग होता चला जाएगा। तो ऑफ कोर्स एज ए रिजल्ट में क्या मिलेगा कि जो भी बैक्टीरिया क्लोनिंग ग्रो कर रही है उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी क्लोन हो रहा है। सो उसको हम लोग बाद में हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उनको यूज करके देन हम उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्लासिकल जीन क्लोनिंग परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहला स्टेप, वेक्टर के अंदर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस कराना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन कराना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्म कराना होस्ट की बॉडी में, ताकि होस्ट जब भी डिवाइड करे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अपने आप को रेप्लिकेट कर, नॉट अपने आप मतलब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट हो सके, उसकी भी कॉपीज बन सके, क्योंकि हमें कराना क्या है, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज ही तो बनानी है। और वो कब बनेगी, जब हमारा होस्ट डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो वेक्टर चूज किया है इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये डिवाइड हो सकता है, ये रेप्लिकेट कर सकता है, दैट्स व्हाई तो उसको वेक्टर की तरह चूज किया ना, तो उसी से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट करेगा एंड इन द लास्ट हमें बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्लोनिंग मिल जाएंगे, उनके क्लोन्स मिलेंगे, ठीक है। सो दैट इज जीन क्लोनिंग। फिर उसके बाद इसके थ्रू हम लोग जीन क्लोनिंग के थ्रू ही हम लोग एक्सप्रेशन भी चेक कर सकते हैं, हमें ह्यूज अमाउंट में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मिल सकता है जिसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं, उसके मेडिसिनल यूज हो सकते हैं, उसके इंडस्ट्रियल यूज भी हो सकते हैं, है ना, राइट। तो ये हमारी कुछ बेसिक स्टेप थे। अब हम एक क्वेश्चन यहां से हमें समझना जरूरी है कि डीएनए फ्रेगमेंट को सिंपली होस्ट बॉडी में भी तो इंट्रोड्यूस करा के हम उसका कॉपी बना सकते थे। मे बी पॉसिबल है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया नेचुरल एनवायरनमेंट में से ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो मे बी पॉसिबल कि बैक्टीरिया हमारे डीएनए सेगमेंट का कॉपी बना दे, है ना। तो हमने वेक्टर को क्यों यूज किया? द आंसर इज, पहली चीज तो ये कि डीएनए अगर आपकी बैक्टीरिया में यानी कि होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस हो भी जाता है, मान लीजिए ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और इसको एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया ने ट्रांसफॉर्म कर लिया, है ना, लेकिन क्या होगा कि बैक्टीरिया के इस इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो फॉरेन डीएनए को क्या कर देते हैं, क्लीव कर देते हैं। सो ऐसे मेरा डीएनए सेगमेंट डिग्रेड हो जाएगा। तो इससे पहला पर्पस तो यही होता है वेक्टर यूज करने का कि मेरा डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट डिग्रेड ना हो, इसलिए मैं वेक्टर यूज कर रही हूँ। सेकेंड थिंग, जो वेक्टर होता है उसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो बाद में इस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट आउट करने में, फाइंड आउट करने में भी हेल्प करेंगे। क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम ऐसे यू सिलेक्ट नहीं कर सकते ना उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो उस सिलेक्शन के अंदर भी हमें हेल्प करेगा, है ना। फिर इनके पास अपनी रेप्लिकेशन पावर भी होती है, रेप्लिकेटिव पावर होती है कि अगर होस्ट सेल डिवाइड नहीं भी कर रहा है तब भी मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट करके मल्टीपल कॉपीज मुझे मिल सकती है, राइट, यस। और फिर जितने भी मेरे अंदर प्लाज्मिड बनेंगे उन सभी के पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोन हो रहा होगा। सो दैट्स व्हाई हम लोग वेक्टर को यूज करते हैं, और इसके जो भी स्पेसिफिक और रीजन है वो हम लोग सेपरेट लेसन में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आई एम श्योर ये क्लियर हो गया होगा आपके लिए कि क्यों जीन क्लोनिंग में हमें वेक्टर की जरूरत पड़ती है। बेसिकली कैरियर की तरह ही काम करता है जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करेगा टू दी होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यस।
सो यस, अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ जीन क्लोनिंग के। देखिए, जीन क्लोनिंग का सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का तो आप सभी को मालूम है, उसके बहुत सारे यूजेस हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स को, सेल्स को, टिश्यू को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। जैसे ह्यूमन की केस में बहुत सारे ऐसे डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, अल्जाइमर डिजीज है, जिसमें ब्रेन सेल डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में सेल्स का रिप्लेसमेंट किया जा सकता है ना, डिजीज को क्योर करने के लिए। तो ऑफ कोर्स इट इज द बेनिफिट ऑफ जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजेक्शन ऑफ जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है उसको एलिमिनेट किया जा सकता है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में जीन क्लोनिंग की वजह से जो हमारे रिसर्चर हैं, बहुत सारी जो डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन है, जैसे जीन क्लोनिंग के बाद सीक्वेंसिंग परफॉर्म की जा सकती है, म्यूटाजेनेसिस किया जा सकता है, जीनोटाइपिंग की जा सकती है, हेट्रोलोगस एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन वो देखा जा सकता है ना। आपने देखा होगा कि जीन क्लोनिंग के बाद ही हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, जिसमें ये फाइंड आउट किया गया है कि ह्यूमन की बॉडी में टोटल कितने जीन है। अप्रोक्सीमेट 25 से लेकर 30,000 तक ह्यूमन की बॉडी में जीन्स प्रेजेंट है, राइट। तो वो सभी किसके थ्रू ही पॉसिबल हो पाया, वो जीन क्लोनिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है ना। ये जो साइड में आपको एग्जांपल दिया गया है, इस इमेज में आप देख सकते हो कि अगर मुझे ह्यूमन की किसी मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर मुझे उसका क्लोन करना है तो मैं कैसे करूंगी। मैंने ह्यूमन की बॉडी से एक सेल, मुझे ह्यूमन की बॉडी से डोनर सेल को सेपरेट आउट करना है, उसमें से डीएनए को प्योरीफाई करना है। आफ्टर प्योरिफिकेशन ऑफ डीएनए, उस डीएनए को क्लीवेज करना है, उसके छोटे छोटे सेगमेंट बनाने, बट ऐसे नहीं कि यूं ही क्लीव बना ली, हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के यहाँ पे सेगमेंट बनाने हैं कि उन सेगमेंट्स में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होगा। और हम लोग जब प्योरिफिकेशन के बाद हमारे डीएनए सेगमेंट का फ्रेगमेंटेशन करते तो हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जो भी मुझे फ्रैगमेंट मिलेंगे डीएनए के, उसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट का पूरा सीक्वेंस प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं हो कि वो बीच में क्लीव हो क्या हो। ऑफ कोर्स फिर आगे क्लोनिंग का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो यस, फिर उसके बाद हमने होस्ट की बॉडी से यहाँ पे हमारे प्लाज्मिड का एक्सट्रैक्शन कर लिया, उसको प्योरीफाई कर लिया, एंड देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। सेम वही प्रोसीजर है, एंड देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कराया होस्ट की बॉडी में, एंड देन क्लोनिंग। और फिर उसके बाद मैं फिर कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर टेक्निक्स लगा के या मेथड लगा के अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ से सेपरेट आउट कर लेती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ से देखा कि इस पर्टिकुलर होस्ट ऑर्गेनिज्म में मेरा इंसुलिन वाला जीन प्रेजेंट है, तो कुछ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन अपने कल्चर मीडिया में डाल के एंटीबायोटिक्स डाल के एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स वाले होस्ट सेल को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। सो यस, जो प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं, वो जेनेटिक मार्कर की तरह काम करते हैं उन पर्टिकुलर होस्ट ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, राइट। So this is the basic mechanism of gene cloning. I hope guys it is very helpful. It is going to be very helpful for you and for your preparation. If you have any doubt, then please tell me in the comment section, and thank you so much for watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel.